जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज ये क्लास 6 की एनसीईआरटी की साइंस का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 2। ठीक है, इसका नाम है भोजन के घटक। भोजन के घटक मतलब क्या क्या घटक भोजन के अंदर होते हैं। ठीक है, पहले पार्ट में हमने कुछ खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी। पहले पार्ट में हमने देखा था कि अलग अलग तरह के खाना कैसे बना होता है, जैसे कि उसमें क्या क्या मिला होता है, पानी और मिर्च मसाले वगैरह। कौन से शाकाहारी खाने होते हैं, कौन से मांसाहारी खाने होते हैं, ये सब चीज़ें हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ी। ठीक है, हम इंसान लोग क्या क्या खाते हैं, जानवर जो होते हैं वो क्या क्या खाए करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि भोजन के अंदर क्या क्या घटक शामिल हैं। ठीक है, क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। क्रियाकलाप 1 माने एक्टिविटी 1। आमतौर पर हमारे आहार में जो अन्न है, मतलब जो गेहूँ चावल वगैरह, अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। सभी को पता है, सबके घर में रोटी बनती है, दाल भी बनती है और कोई एक सब्जी बनती है। अब सब्जी में आलू की, गोभी की, शिमला मिर्च की या कोई भी सब्जी एक हो सके है। ठीक है, तो ये आम तौर पर सभी के खानों में इसी तरह का खाना बनता है सभी के यहाँ पर। तो इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण एक सारणी दे रखी है, उसमें दिए गए। ठीक है, अन्य व्यंजन जोड़िए। अब ये वही चीज़ कह रहा कि इस सारणी में अपने हिसाब से जो सारणी दे रखी है उसमें कोई अन्य व्यंजन भी जोड़कर आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें अब आगे कह रहा है कि कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। ठीक है, हम में से कुछ लोगों के लिए ये संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो इसने अभी ये जो घटक है भोजन के, उसका ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्यों आवश्यकता होगी अलग अलग प्रकार के भोजन की, उसके समरी टाइप की दी है। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ते हैं कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल, हमने पिछले वाले पार्ट में पढ़ा था कि प्रत्येक व्यंजन में कच्ची सामग्रियाँ होती हैं। जैसे कि हम चावल की बात करें कि चावल बनाना है तो चावल के लिए कच्चा चावल मतलब सूखा चावल जो होता है वो होगा, प्लस पानी, जल होगा। इसी तरह हम दाल की बात करेंगे, जब दाल बनानी है तो सूखी दाल होगी, प्लस पानी होगा, प्लस उसके साथ मिर्च मसाले वगैरह होंगे। ठीक है, अपने स्वाद अनुसार जो भी डालने, नमक वगैरह। ठीक है, कच्ची सामग्री के संगठक क्या हैं? अब देखो, कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। खाना हम खा रहे हैं, उसकी कच्ची सामग्री तो ये होगी चावल दाल वगैरह। अब उन चावल के अंदर या दाल के अंदर या पानी के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होंगी। इसमें वो चीज़ें बताई गई कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक जो होंगे वो कौन कौन से हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। कहते हैं ना, पोषक तत्व। या तुमने सुना होगा कि भाई पोषण नहीं मिल पा रहा है बच्चों को या किसी को खाने में, तो ये उन्हीं पोषण की बात कर रहा है कि पोषण किससे मिलता है, पोषक तत्वों से मिलता है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ये सब होते हैं। इसके अलावा एक दो चीज़ और होंगी, वो सभी आपको अभी आगे इसी पाठ में बताई जाएंगी। पर फिलहाल जो मुख्य पोषक हैं, तो मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं हमारे जो भोजन है उसके अंदर। तो ये क्वेश्चन भी बन सके भाई कि भोजन में पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो हम बता देंगे भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता हो रहे। पानी भी तो चाहिए, पानी और रुक्षांश भी एक तरह से रेशे टाइप के होते हैं, जो कि कोई खाना वाना खाएंगे उसमें रेशेदार खाने या मतलब इस तरह का। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे तो रुक्षांश के बारे में भी आपको बताएंगे और जल के इनका क्या काम होता है कि जो खाद्य पदार्थ हमने खाया उसके जो पोषक तत्व हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए हम यहाँ जल का इस्तेमाल करें। ठीक है, जल उनको सोख लेता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, उपलब्ध होते हैं?
कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक पदार्थ उपस्थित है, पोषक तत्व उपस्थित है, पोषक उपस्थित है। ठीक है, जो ये जो चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, तो कौन से खाने में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कौन से में प्रोटीन मिलेगा, ये सब चीज़ें हम कुछ साधारण विधियों से हम जान सकते हैं कि कौन से खाने में क्या चीज़ मिलेगी। ठीक है, यही चीज़ कह रहा है यहाँ पर। और बहुत से खाने ऐसे भी होंगे जिनमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह एक से ज़्यादा पोषक तत्व होंगे। ठीक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल हैं। ठीक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसके अलावा विटामिन अलग आ गया, रुक्षांश अलग आ गया, जल अलग आ गया। ठीक है, खनिज, लवण वगैरह, तो उनके भी परीक्षण होंगे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों का परीक्षण करना बाकी पोषकों के परीक्षण की तुलना में सरल है। ठीक है, अब इन परीक्षणों मतलब कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा, ठीक है, इन तीनों का परीक्षण करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, इन तीनों के विलयन की आवश्यकता होगी। किस किस चीज़ की? आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। ठीक है, इन परीक्षणों को करने के लिए अब देखो, आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन तीनों को याद रखना, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में शुरू करने से पहले कहा कि एनसीईआरटी की हम पूरी किताब पढ़ेंगे, पूरी किताबें, और किसी भी लाइन से जो भी छोटे से छोटा क्वेश्चन बन पाएगा, कोशिश करेंगे कि हम वो सारे के सारे क्वेश्चन हमें कवर करेंगे। ठीक है, तो इन परीक्षणों को करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। अब ये तीनों चीज़ें काय के परीक्षण के लिए चाहिए? क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के परीक्षण करने के लिए या पता लगाने के लिए कौन से 3 विलयनों की आवश्यकता होती है? आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। ये ऑप्शन में दे देगा आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, और ऑप्शन डी दे देगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके अलावा कुछ परखनलियाँ तथा एक ड्रॉपर की आवश्यकता भी होगी। परखनली के अंदर ही तो टेस्ट करेंगे, तो इन परीक्षणों को पके हुए भोजन पर या कच्ची सामग्री पर करें। ठीक है, अब क्या है कि जो हम इसमें टेस्ट करेंगे उसको एक टेबल बना के उसमें उसका टेस्ट का डाटा हम लिखते जाएंगे। ये वही चीज़ कह रहा है कि प्राप्त जो प्रेक्षण जो मतलब कि उसका जो रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। मतलब एक सारणी बनाकर उसमें उसका डेटा जो रिजल्ट आया है उसको लिख लेंगे। ठीक है, अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए। ठीक है, सावधानी से खुद से करने लग गए, इसमें हो सकता है बहुत से परीक्षण ऐसे हुए कि जिनमें एसिड मतलब कि तेजाब वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है, इसमें नहीं, लेकिन बहुत से होते हैं ऐसे। तो परीक्षणों को सावधानी से करें, बस यही इसमें प्रिकॉशंस दिए। इसके बाद में आइए सबसे पहले ये कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करेंगे। किसी चीज़ में, किसी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं, ये पता लगाने के लिए क्या करेंगे भाई? कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो मुख्यतः मंड और शर्करा, ये 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के अंदर मिलते हैं। ठीक है, मंड और शर्करा। कार्बोहाइड्रेट मतलब कि हो गया मोटापा, जैसे कि चावल या कह लो आलू, कहते ना जैसे मोटे हो जाया करें, जो लोग डाइटिंग पर करें तो उनको बोले भाई चावल छोड़ दो। ठीक है, या आलू, बहुत आपने सुना होगा कि भाई इन्हों क्या करें कि भाई आलू खाएगा तो आलू की तरह हो जाएगा, या जो बाहर का जो भी तला भुना खाना है वो चीज़ें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये बहुत ध्यान से पढ़ना इन 2 शब्दों को कि हमारे भोजन में मुख्य कार्बोहाइड्रेट किस रूप में मिलता है? मंड और शर्करा के रूप में हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट मिल सके। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन तीनों का परीक्षण जांच करने के लिए हमें आयोडीन, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, ये 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, इनके विलयन की। अब ये तीनों कैसे बनते हैं? आयोडीन का तनु विलयन बनाना है, अगर आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। ठीक है, समझिए क्या कहा? आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए, तो क्या बन जाएगा? आयोडीन का विलयन बन जाएगा। आयोडीन विलयन
आयोडीन विलयन। तो हमें इनके टेस्ट के लिए ये लिखा हुआ कि आयोडीन के विलयन की ज़रूरत पड़ेगी, आयोडीन विलयन बन गया। या के बाद कॉपर सल्फेट विलयन बनाने के लिए, देखो कॉपर सल्फेट का विलयन बनाने के लिए क्या है, 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को घोल दीजिए। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट विलयन बन गया हमारा, कॉपर सल्फेट विलयन बन गया, आयोडीन विलयन बन गया। आयोडीन विलयन में क्या करा हमने, आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनेली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की डाल दी। कॉपर सल्फेट विलयन बनाने को यानी 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल दिया, उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स कर दिया। तो अब इसके बाद ये है कास्टिक सोडा विलयन। कास्टिक सोडा विलयन बनाने को इनने क्या करा, 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। देखो कॉपर सल्फेट में 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट, और कास्टिक सोडा में 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा मिला दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है मंड, कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें क्या क्या मुख्य होता है, मंड और शर्करा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर मुख्य जो हमारे भोजन में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, उसमें मुख्यतः किस रूप में, मंड और शर्करा के रूप में पाया जाता है। यहाँ ये कह रहा है मंड जो मिलता है, मंड की हम टेस्टिंग परीक्षण कैसे करेंगे। ठीक है, खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। जो भी हमारा खाद्य पदार्थ है जिसमें भी हमें ये देखना है कि उस खाद्य पदार्थ के अंदर हमारा मंड मिलेगा क्या ना, तो उसके लिए जो खाद्य पदार्थ होगा या जो भी कच्ची सामग्री हमने ली है उसकी थोड़ी सी मात्रा ले लें। उसमें क्या करेंगे, तनु आयोडीन विलयन डाल दें। ठीक है, तनु आयोडीन विलयन आपको ध्यान है क्या क्या था, आयोडीन के अंदर टिंचर आयोडीन की कुछ बूंदें मिला दी थी ना जल के अंदर। तो तनु आयोडीन बनाने के लिए जल की हमने आधी परखने ली थी और उसमें कुछ टिंचर आयोडीन की बूंदें मिला दी, तो हमारा आयोडीन तनु आयोडीन घोल तैयार हो गया। ये रहा जल से आधी भरी परखने ली, कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिला दी, तो ये रहा तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डाल दी। अब खाद्य पदार्थ की जांच करने के लिए खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लें, उसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, यह नीला या काला हो गया। ठीक, अगर ये नीला या काला हो जाता है तो यही नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो क्या समझ आई, मंड के लिए क्या है, इसमें हमने जो आयोडीन है, आयोडीन की 2-3 बूंद डाल दी, उसके बाद में उसका जो रंग है वो या तो नीला हो गया ब्लू, या ब्लैक हो गया काला। ठीक है, काला रंग हो गया, तो यही इसकी पहचान है। खाने के अंदर आयोडीन की 2-3 बूंदें डालेंगे तो रंग काला या नीला हो जाएगा, तो इसका मतलब जो खाने का हमने पदार्थ लिया उसके अंदर आयोडीन है। देखो ये बालक करके देख रहे हैं, यानी ये शायद आलू ले रखा है, आलू के ऊपर उन्होंने क्या टिंचर आयोडीन विलयन की 2-3 बूंद डाली, देखो यहाँ से नीला रंग हो गया, तो इसका मतलब इसके अंदर मंड है। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है इस परीक्षण को अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए, अपने घर पे यदि कर सकते हैं तो। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन का परीक्षण। हमने इससे पहले क्या देखा था, मंड का परीक्षण। मंड क्या था, कार्बोहाइड्रेट था। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ में प्रोटीन का परीक्षण देखेंगे हम। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ, कोई खाद्य पदार्थ जिसमें हमें प्रोटीन देखना है कि थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण मतलब टेस्ट करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक, अब प्रोटीन का परीक्षण करना है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए जो खाद्य पदार्थ है उसकी थोड़ी सी मात्रा लेनी है, लेकिन किस रूप में लेनी है, या तो चूर्ण बना लीजिए उसका चूर्ण, या उसका पेस्ट बना लीजिए। वो ठोस रूप में नहीं लेना है, या तो उसका चूर्ण या पेस्ट बना लीजिए। तो उसके बाद में उस खाद्य पदार्थ, यदि वह ठोस है तो उसे पीस कर पेस्ट या चूर्ण बना लो। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसे चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दें। 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डाल दीजिए। देखा, 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है और 10 बूंद कास्टिक सोडा डालना है। किसकी पता करने के लिए, प्रोटीन का पता करने के लिए कि किसी खाद्य पदार्थ के अंदर प्रोटीन शामिल है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, हमने क्या किया कि पहले तो खाद्य पदार्थ लिया, ठीक है, उसको
पीस कर उसको चूर्ण बना लिया, फिर उसको परख नली में डाल दिया, फिर परख नली में डालने के बाद में 10 बूंद जल डाल दिया। या तो चूर्ण बना लो या उसको पेस्ट बना लो, ठीक है, चूर्ण या तो चूर्ण रूप में या पेस्ट रूप में। फिर उसके बाद 10 बूंद जल डाल दिया। उसके बाद में 10 बूंद जल डालने के बाद में, ठीक है, कॉपर सल्फेट की 2 बूंद डाल दी, और कॉपर सल्फेट की 2 बूंद और कास्टिक सोडा की 10 बूंद डाल दी, ठीक है, 10 बूंद। ये इसका प्रोसेस है कि किसी खाद्य पदार्थ के अंदर प्रोटीन पाया जाएगा या नहीं। उसके लिए खाद्य पदार्थ लेंगे, उसको पीसेंगे, चूर्ण बना लेंगे, चूर्ण बनाकर परख नली में डाल देंगे, 10 बूंद जल डाल देंगे। 10 बूंद जल डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, माने हिलाएंगे, और हिलाने के बाद में वहाँ में कॉपर सल्फेट की 2 बूंद डाल देंगे। कॉपर सल्फेट की 2 बूंद डालने के बाद में वहाँ में कास्टिक सोडा की 10 बूंद डाल देंगे। कॉपर सल्फेट विलियन है और कास्टिक सोडा का भी विलियन है। हमने पहले ही पढ़ा था कि ये विलियन कैसे बनाए जाए करें, ठीक है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब देखो, इसका भी कुछ ना कुछ रंग परिवर्तित होगा। परख नली का जो पदार्थ है, जो परख नली के अंदर पदार्थ है, उसका रंग बैंगनी हो जाता है। बैंगनी रंग का यदि वह हो गया है तो बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान दीजिएगा कि प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कौन से रंग को, किस रंग से इस चीज़ को सूचित किया जाएगा, तो बैंगनी रंग प्रोटीन की उपस्थिति का मतलब एक तरह से सूचक है, ये कह लीजिए सूचक है वो, कि बैंगनी रंग हो गया, इसका मतलब प्रोटीन की उपस्थिति होगी, ठीक है। हमने मंड का परीक्षण किया, उसमें हमें आयोडीन विलियन की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। हमने प्रोटीन का परीक्षण किया, उसमें हमें 10 बूंद जल की ज़रूरत पड़ी, प्लस 2 बूंद कॉपर सल्फेट की ज़रूरत पड़ी, प्लस 10 बूंद कास्टिक सोडा विलियन की ज़रूरत पड़ी। कॉपर सल्फेट विलियन और कास्टिक सोडा विलियन, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट विलियन कैसे बनाया था, 100 मिलीलीटर जल प्लस 2 बूंद कॉपर सल्फेट। इसमें 2 बूंद 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाली इसमें, ठीक है। और ये कास्टिक सोडा में 100 मिलीलीटर जल और इसमें 10 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल दिया, ठीक है। ये रहा 10 ग्राम कास्टिक सोडा और 2 ग्राम कॉपर सल्फेट। कास्टिक सोडा बनाने के लिए 10 ग्राम कास्टिक सोडा और 2 ग्राम कॉपर सल्फेट, ठीक, कॉपर सल्फेट का विलियन बनाने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं वसा का परीक्षण करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी, एक तो था कार्बोहाइड्रेट, एक था प्रोटीन, एक था वसा, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट का हमने कर लिया है, प्रोटीन का कर लिया है। अब वसा का टेस्टिंग देखते हैं। वसा कुछ नहीं है, वसा एक तरह से आप समझ लीजिए चिकनाई है। चिकनाई मतलब कि ऑयल, मतलब कि तेल, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें जिनके अंदर कुछ तेलीय गुण पाए जाते हैं, जो ऑयली खाना होता है, ऑयली खाना बोल देख रहे हैं ना, तो उन सभी के अंदर वसा पाई जाए करे। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज़ के टुकड़े पर लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें कि कागज़ फट न जाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। तुमने देखा हो भाई, कच्ची मूंगफली हो कर है, मूंगफली जो कच्ची वाली हो कर है, कच्ची मूंगफली, उसके अंदर तेल होता है। हमने देखा होगा मूंगफली का पीनट बटर बोलते हैं जिसको, पीनट बटर, ठीक है। पीनट बटर मतलब घी हो गया, घी एक तरह का, ठीक है, या लोनी बोल देख रहे हैं, लोनी या मक्खन टाइप का, ठीक है। पीनट मतलब मूंगफली, तो मूंगफली के अंदर मक्खन मिलेगा, मतलब मूंगफली का घी। तो कैसे मिला, मतलब कि मूंगफली के अंदर चिकनाई है तभी तो मिला। मूंगफली का तेल भी आता है, ऐसी एक चीज़ आएगा, तिल में भी तेल होएगा, है ना। ऐसी और क्या आएगा, और बताओ और क्या, काजू के अंदर भी तेल है, ऑयली हो कर है वो। आप उसको रख दो किसी कागज़ के ऊपर, कूटो ही मत, सिर्फ रख दो उसे, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि कागज़ पर तेल के धब्बे से लग जाएंगे, ठीक है। ऐसी बादाम का तेल आएगा। तो ये सभी क्या है, इन सभी के अंदर वसा पाई जाती है, ठीक है।
कहाँ गया, कार्बोहाइड्रेट भोजन, हाँ ये रहा, इन सभी के अंदर वसा पाई जाती है। कागज़ को सीधा कीजिए, तेल के धब्बे मिलेंगे। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, या के बाद यानी यही कहिए कि ऐसा भी हो सके कि भाई तुमने जिस चीज़ को पीसा, हो सकता है वो गीला हो, उसमें पानी हो, तो कुछ मात्रा हो सकती है जल की, ये रहा। ठीक है, हो सकता है वो पानी हो उसमें, तो फिर तुम उठा के देखो कागज़ को और देखो कि उसमें धब्बे लग गए, लेकिन वो हो सकता है पानी के धब्बे हो, तो इसके लिए पहले उसको सुखा लीजिए, वो सूख जाए तब उसके बाद। ठीक है, यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। ठीक है, ये परीक्षण क्या दर्शाता है कि वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है। ठीक, क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? ठीक है, तो ऐसा होता है, बिल्कुल हो सकता है कि कोई एक खाद्य पदार्थ के भीतर एक से ज़्यादा पोषक तत्व उपस्थित हो। ठीक, हमने 3 पोषकों, कौन कौन से का परीक्षण किया? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा। हमने ये 3 पोषकों का अभी अध्ययन किया। ठीक है, इनका टेस्टिंग की हमने कि खाद्य पदार्थों का विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। अभी हमने सिर्फ उसका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का टेस्टिंग करी, लेकिन इसके अलावा विटामिन और खनिज लवण जैसे पोषक तत्व भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता हुई? भाई कार्बोहाइड्रेट है, हम इतना क्यों जोर दे रहे हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व है, प्रोटीन पोषक है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमारे शरीर को? चलिए देखते हैं इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। विभिन्न पोषक तत्व या विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देख रहा है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा? ऊर्जा देगा, और जो वसा है, वसा भी हमें ऊर्जा ही देगी। कार्बोहाइड्रेट कम ऊर्जा दे कर, वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा दे कर है। ठीक है, वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। इम्पोर्टेंट लाइन। ठीक है, जब बात ऊर्जा की आएगी, ऊर्जा हमें किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, वसा से मिलेगी। इन दोनों को ही ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है यू? प्रोटीन की आवश्यकता क्यों है? भाई प्रोटीन की आवश्यकता नहीं हो रहा है भाई शरीर की वृद्धि के लिए तथा स्वस्थ रहने के लिए हो रहा है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। कैसे होती है? तुम जिम वालों को देखते होगे जो जिम जाए करें, ठीक है, वो क्या करे करें? प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन का डिब्बा, या अभी बहुत सारे मीम चल रहे हैं भाई रक्षाबंधन पे, क्या जी राखी बांध दी और उल्टा गिफ्ट बहन से ही मांग लिया कि बहन प्रोटीन पाउडर दे दे, या इस तरीके के जो जिम वाले बच्चे हुए करें, तो वो प्रोटीन पाउडर का मीम वगैरह चल रहे हैं आजकल। तो यही चीज़ कह रहा है, प्रोटीन का यूज क्या होएगा? शरीर की वृद्धि के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। शरीर वर्धक मतलब कि एक तरह से आप यूँ कह लो कि ताकत, प्रोटीन के अंदर ताकत होती है। प्रोटीन शरीर को ताकत देता है, वृद्धि करता है शरीर की, और स्वस्थ रहना है। शरीर वर्धक भोजन किसको कहेंगे? प्रोटीन को कहेंगे। ठीक है, विभिन्न रोगों से हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है? विटामिन हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से, कहाँ चला गया? विटामिन जो है रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। प्रोटीन का उनमें कोई योगदान नहीं होता। प्रोटीन सिर्फ शरीर की वृद्धि के लिए है। शरीर वर्धक भोजन कहते हैं प्रोटीन युक्त भोजन को। और विटामिन से बात करें तो विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। आँख, अस्थियाँ माने हड्डी, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करे हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। विटामिन तुमने पढ़ा होगा
कि विटामिन ए बी सी डी इस तरह के विटामिन बहुत सारे तरह के हुए करें, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के, मुख्य तो यही विटामिन है। फिर विटामिन बी मतलब कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं विटामिनों का एक समूह होता है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी जो है वो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है एक तरह से, और ये विटामिन का एक समूह, बहुत सारे विटामिन इसके अंदर आएंगे। कौन कौन से? विटामिन बी 1 2 3 4 5 6, इस तरीके के बहुत सारे विटामिन आएंगे हमें, ठीक है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब विटामिन क्या काम करेगा भाई? विटामिन रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है, हमारी आँख, नाक, कान, गले, अस्थियाँ वगैरह इन सबको मजबूती देता है, इन सबको स्वस्थ रखे रहे, ठीक है। अब विटामिन भी बहुत सारे तरह के हुए हैं, ए बी सी डी ई के। फिर विटामिन बी फिर से बहुत सारे तरीके के हुए हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है बहुत सारे विटामिनों का एक समूह है। वे बेसिकली बी कॉम्प्लेक्स क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तुमने देखा हो डॉक्टर लिखे के रहे क्या, बीकासूल का सीरप या बीकासूल का कैप्सूल लिख देख रहे हैं, ठीक है, या विजेलेक का। क्या इनका क्या काम हो रहा है भाई? जो जैसे किसी के बुखार उखार हो गया, बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाई खाई, एंटीबायोटिक ने कर दी पेट में गर्मी, गर्मी कर दी मतलब खुश्की आ गई, तो उसके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का हम उसको टैबलेट वगैरह देख रहे हैं ताकि पेट की खुश्की उसकी ठीक हो जाए, और खुश्की से क्या हो कर पेट में कब्ज हो जाए करें, तो कब्ज वब्ज उसके जो होएगी वो ठीक हो जाएगा और सुबह को ठीक से वो हल्का हो ले, ठीक है। तो यहाँ के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल जो इन अपनी जो आम जिंदगी है, नॉर्मल जनरल लाइफ है, उसमें तुमने प्रैक्टिकली देखा होगा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल डॉक्टर देख रहे हैं, ठीक। सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है, ठीक है। विटामिन ए त्वचा और आँखों के लिए है, मुख्य तो आँखों के लिए ही है पर त्वचा और आँखों दोनों के लिए है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करे। और विटामिन डी का बताया हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है विटामिन डी। न्यू क्या कह रहे हैं भाई कि सूरज की रोशनी जो है, सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी मिले करे, ठीक है। विटामिन डी असल में क्या है कि विटामिन डी हमने जो चीज़ें खाई हैं, जो भी पोषक या जो भी ऐसी चीज़ें खाद्य पदार्थ खाए हैं जिनके अंदर विटामिन डी होगा, तो सूरज की रोशनी मिलने से वो विटामिन डी एक्टिवेट हो जाए करे, जो हमारे शरीर के अंदर फिर बनना स्टार्ट हो जाए करे, ठीक है, सूर्य की रोशनी से। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, ठीक है। आगे कह रहा है विभिन्न विटामिन से भरपूर भोजन चित्रों में दिखाए गए हैं, ठीक है। अब चलो देख रहा हूँ कोई जिम विम कर रहा हो तो उसे ज़रूरत पड़ सके विटामिन प्रोटीन वगैरह की, तो देखो विटामिन ए है, ये विटामिन ए के कुछ स्रोत, ये गाजर हो गया जनरली, मतलब हम तो गाजर ही सुनते आए, अभी गाजर खाओ आँखों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। आम, मछली का तेल, दूध, और ये काशी फल है क्या है, पपीता है हो गया यू, ठीक है। उसके बाद विटामिन बी में यकृत हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गए। विटामिन सी के लिए जो खट्टी चीज़ें होंगी जैसे कि टमाटर, आंवला, नींबू, मिर्च में भी हो रहा है, अमरूद और संतरा, ठीक है, इनमें विटामिन सी हो रहा है। आगे चलते हैं। अच्छा इसमें विटामिन डी देख लो भाई, मछली, अंडे, मक्खन, दूध और ये यकृत, वही अब देखो यकृत के अंदर विटामिन डी भी मिल रहा है और यहीं पर यकृत के अंदर विटामिन बी भी मिल रहा है। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो बाल झड़ना का मतलब क्या है कि उसके अंदर विटामिन B12 की कमी है। विटामिन B12 तुमने देखा हो जो जिम वाले हो हैं उनके बाल ठीक ठाक हो जाए, कैसे हो जाए, वो बायोटिन ले रहे हैं, बायोटिन का टैबलेट आएगा है, बायोटिन की टैबलेट, ठीक है। बायोटिन की टैबलेट लेने से बाल ठीक हो जाएंगे क्योंकि उसके अंदर हो रहा है विटामिन B12 बायोटिन के अंदर। लेकिन ये बायोटिन बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्म। मैंने एक लेनी स्टार्ट करी थी, मैंने 1000 रुपये की डिब्बी मंगवाई, मैंने एक या दो ही टैबलेट ली, मेरे को भैया दस्त लग गए, तो मैंने ये लेनी बंद कर दी मेरे को जब हेयर फॉल हुआ था।
तो बायोटिन की टैबलेट लेने से जो उसके साथ साथ बायोटिन टैबलेट लेने के साथ साथ इसको हजम करने के लिए, इसको पचाने के लिए तुम्हें एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, तभी आप बायोटिन लेना, वरना ये नुकसान कर जाएगी, आपके लीवर वीवर ख़राब हो जाएगा इससे। जो मतलब मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है वो यही रहा है कि इससे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, ठीक है। तो विटामिन B12 की कमी से बाल झड़ना हो जाता है स्टार्ट, ठीक है। आगे याना ये दे रखे हैं कैल्शियम के लिए दूध और अंडा, लोहे के लिए पालक हो गया, यू वापस से यकृत हो गया आयरन, और ये फास्फोरस के लिए जो है ये हो गया केले हो गया, चावल हो गया, अनाज हो गया, दूध हो गया, और ये आयोडीन के लिए अदरक हो गया, आयोडीन, नमक वगैरह, मछली का तेल, ठीक है। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। देखा अभी मैंने बताया कि भाई विटामिन डी सूर्य की किरणें से नहीं बनता है, सूर्य की किरणें हमारे शरीर की मदद करती हैं कि भाई वो एक्टिवेट हो जाए हमारा शरीर विटामिन डी बनाने के लिए, ठीक है। तो सूर्य की किरणों से विटामिन डी नहीं मिलता है, बल्कि विटामिन डी तो जो हमने पोषक लिए हैं उनसे ही मिल जाएगा, लेकिन सूर्य की किरणें उस विटामिन डी को एक्टिवेट करने में हमारी मदद करेंगी शरीर की। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण आवश्यक हैं। खनिज लवण में क्या क्या आएंगे भाई? आयरन, ठीक है, फॉस्फोरस, ये सभी खनिज लवण में आएंगे, जैसे ये लोहा हो गया, और कैल्शियम भी खनिज लवण में आएगा, फॉस्फोरस भी खनिज लवण में आएगा, ठीक है। तो खनिज लवण, क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोटीन ज़्यादा जरूरी है, ये आएगा, ये आ सकता है कि प्रोटीन, विटामिन या खनिज लवण में से कम जरूरी कौन सा है? तो कम जरूरी तो क्या खनिज लवण, आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, हालांकि ज़रूरी तो है, लेकिन शरीर के ज़्यादा भागों की पूर्ति तो कैल्शियम, उनसे जो ऊपर हमने पढ़े भाई विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह इन सब से हो जाया करें, ठीक है। बाकी जो बाकी बची कुछ ही चीज़ें हैं वो उसके लिए खनिज लवण की आवश्यकता होती है। सभी का एक तरह से संतुलन, मतलब कि बैलेंस बना कर चलना हो रहा है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। उचित विकास, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आयरन है, देखा हो तुमने कि मिड डे मील में या सरकारी स्कूलों में बच्चों को आयरन की टैबलेट मिले करें, ठीक है, आयरन की गोलियां। मैं एक न्यूज पढ़ रहा कि 2 छात्राएं थीं कोई स्कूल की ही, तो दोनों में शर्त लगी कि भाई कौन ज़्यादा आयरन की गोलियां खा लेगा। अब एक ने 4-5 गोलियां खा ली थी, एक ने थोड़ी ज़्यादा खा ली, तो दोनों की तबीयत बिगड़ गई थी। उनकी खबर ऐसी कई साल पहले की बात है, ऐसे ही पढ़ रहे थे हम न्यूज़ में, तो उनकी बच्चियों की तबीयत जो है ख़राब हो गई थी। तो लिमिट में, मतलब सभी, ऐसा नहीं है कि अब इसमें क्या लिख रहा है, शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। प्रत्येक खनिज लवण, ठीक है। ऐसा ना कि हम बस आयरन ही आयरन खाते रहेंगे तो इन दोनों की डेफिशिएंसी, मतलब बाकियों की कमी हो जाएगी, ठीक है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक उपस्थित होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में विलक्षण लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा, ठीक है। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। जैसे गाजर के जैसे ये है, आपने ये देखा होगा लीवर, ये यकृत में आयरन भी है, यकृत में और भी चीज़ें हैं, विटामिन बी भी यकृत में मिलेगा, विटामिन डी भी यकृत में मिलेगा, ये रहा विटामिन डी यकृत में, और विटामिन बी भी यकृत के अंदर मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी एक ही चीज़ के अंदर, ठीक है। तो उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, ठीक है। चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है? अब देखो, हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो जो पढ़ा वह लिख दे रहे हैं हमें। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है शरीर को, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की पता लगाने के लिए रंग नीला हो जाता है, नीला रंग हो जाएगा या काला रंग हो जाएगा, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे कार्बोहाइड्रेट का, कैसे पता लगाएंगे? आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालकर पता लगाएंगे कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। बस यही पढ़ा था हमने। कार्बोहाइड्रेट, चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा चावल में बहुत ज़्यादा हो रहा है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशें तथा जल की आवश्यकता आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशें
रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हाँ, मैंने अभी जैसे पहले रुक्षांश पढ़ा था हमने, तो मैंने कहा था आपको कि रुक्षांश क्या होता है, कुछ रेशे टाइप के होए करें, ठीक है। और जल, तो आहारी रेशों और जल की आवश्यकता भी होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। पादप माने पौधे, जो पौधों से जो हमें उत्पाद मिल रहे हैं, उन पौधों से मिलने वाले उत्पादों से रुक्षांश मतलब कि आहारी रेशों की पूर्ति हो जाया करें। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुन, खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप इसको पढ़ लीजिए। हो सकता है कोई क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किन चीज़ों से या किन खाद्य पदार्थों से हमारे शरीर को रुक्षांश या आहारी रेशों की पूर्ति होगी। तो या मैं यूँ कह सके भाई, किन किन से? दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां, जो पादप उत्पाद हैं उनसे। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी ये हमारे शरीर के हमारे भोजन का एक आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं, ठीक है। भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं हमारे भोजन के अंदर मिलकर, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि रुक्षांश का हमारे भोजन से क्या संबंध है, मनुष्य के खाने वाले भोजन से क्या संबंध है। उसका आयतन बढ़ाने का, ऊर्जा देने का या शरीर की वृद्धि करने का, कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो भाई इसका रुक्षांश हमारे जो भोजन है उसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी शरीर की सहायता करते हैं, ठीक है। तो रुक्षांश के बारे में हमने पढ़ा। रुक्षांश क्या काम करते हैं? एक तो बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं और उसका भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं, ठीक है। रुक्षांश। अब बिना पचे भोजन का क्या मतलब है कि भाई हमने 10 चीज़ खाई, ठीक है, उन 10 में से 9 हमारे इस्तेमाल हो गई और एक हमारी जो है वो पच ही नहीं पाई, तो बिना पचा भोजन हो गया ये एक। तो रुक्षांश क्या है? वो बिना पचा भोजन को शरीर से बाहर निकालने में शरीर की सहायता करेगा, ठीक है। जल का क्या काम होगा? भोजन में उपस्थित जो पोषक है, जो भी हमने अभी तक पोषक तत्व लिए हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण वगैरह जो भी लिए हैं, भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है जल। जल क्या काम करेगा? पोषकों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करेगा। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ जैसे जब पानी ज़्यादा पिएंगे तो पेशाब ज़्यादा लगे करें, पसीने आएंगे, ठीक है। जब पसीने आए करें तो पानी की कमी हो जाए शरीर को, तो फिर शरीर और पानी मांगता है, तो ये दोनों में पानी की मात्रा ही निकलती है, तो शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है जल। क्या क्या काम करता है जल? पोषकों को अवशोषित करता है, मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकाले करें। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह किसी न किसी रूप में हमारा शरीर ले ही लेता है, द्रव रूप में, किसी भी रूप में। जैसे हम भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो जल, दूध, चाय आदि के रूप में इनमें भी पानी का इस्तेमाल करें, ठीक। आइए देखते हैं क्रियाकलाप 3। टमाटर लिया, छोटे छोटे टुकड़े करे, उसमें देखा कि हाथ गीले हो गए, मतलब उसके अंदर भी पानी है, ठीक है। कोई भी फल या सब्जी को हमने काटा, छीला, मसला, तब उसमें देखा कि उसके अंदर भी जो है पानी की मात्रा होती है, कोई भी फल, तो उससे भी हमारे शरीर को पानी की पूर्ति होती है। किसी ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है, कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हमें उसमें जल डालना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। संतुलित आहार सामान्यतः पूरे दिन में जो भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है, ठीक है। तो संतुलित आहार का क्या मतलब है कि हम जो खाना खा रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, माने भोजन जो भी कर रहे हैं, उसके अंदर वो सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए
जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा कि चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, और भी पोषक तत्व इसमें होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो रहे हैं। अब हम सिर्फ चावल ही चावल खाए जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट ही लिए जाएंगे, तो हम तो मोट फूल के गेंद जैसे हो जाएंगे ना। ठीक है, तो चावल ही चावल नहीं, सभी पोषक तत्वों की एक उचित मात्रा हमारे भोजन में, हमारे आहार में उपस्थित होनी चाहिए। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो, न ही आवश्यकता से कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, विटामिन हुआ, और उसके अलावा और क्या था भाई, खनिज लवण हुआ, और उसके अलावा वृक्षांश हुआ, और उसके अलावा जल हुआ। ये सभी के सभी हमारे खाने में, हमारे आहार में उचित मात्रा में होने चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं, जिसमें ये सभी उचित मात्रा में मिल जाएं। ठीक है, अब ये एक ही भोजन नहीं होगा, हम दिन में सुबह हमने कुछ कार्बोहाइड्रेट रिच खा लिया, फिर प्रोटीन रिच खा लिया, इसी तरह से हमारा जो दिन की डाइट है, आहार है, वो बैलेंस रहना चाहिए। आगे क्या कह रहा है कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों का एक ही प्रकार का आहार आवश्यकता होती है। नहीं, ऐसा तो है नहीं भाई, बच्चों का अलग होता है, बड़े लोग अलग चीज़ें खाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो बस दूध ही पीते हैं, माँ का दूध ही पीते हैं, जो गोदी वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद में दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना और किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली। इडली क्या है, किण्वित, किण्वित मतलब किण्वन करना। किण्वन जैसे कि दूध का दही में परिवर्तन, या दूध से पनीर बना दिया, या चावल से वो जो इडली फिडली बना दी चावल और दाल से, तो ये सभी किण्वित भोजन हो रहे हैं। आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना। ठीक है, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां, इस प्रकार अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। ये सभी भोजन, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं इनके अंदर। ठीक है, उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है। अब हमने भोजन तो कर लिया कि भाई हमने विटामिन वाली चीज़ें खा ली जिसमें बहुत सारे विटामिन हैं, हमने प्रोटीन की चीज़ें खा ली, लेकिन सिर्फ खाना ही पर्याप्त नहीं है। खाने के बाद ये हमारे शरीर को लगनी भी चाहिए। ठीक है, जैसे क्या करें, यार खाना खाता तो बहुत है लेकिन शरीर को नहीं लगता, तो शरीर को लगना भी चाहिए, मतलब कि उचित तरीके से पकना भी चाहिए। उचित तरीके से पकेगा तो उसके अंदर के जो पोषक तत्व हैं वो अच्छे से, मतलब ज़्यादा नष्ट नहीं होंगे, बने रहेंगे, और पकने के बाद में वो शरीर में वो हजम अच्छे से हो जाएगा, पाचन उसका अच्छे से हो जाएगा। और पाचन अच्छे से होगा तो इसका मतलब क्या है, जब शरीर में अच्छे से पच गया तो शरीर के वो सभी भागों में अच्छे से पहुंच जाएगा और हमारे शरीर के द्वारा उसका उपयोग कर लिया जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उचित तरीके से पकना भी चाहिए ताकि पोषक तत्व नष्ट न हो। पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, आपको पता है। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाए तो संभव है उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाए या विटामिन भी धुल जाए करें। ठीक है, सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण हो करें। चावल और दालों को बार बार, कॉल आ गया था यार, सॉरी, एक साइड से ड्यूटी के साथ साथ ना, ड्यूटी से कॉल वॉल आते रह रहे हैं, अभी 2-3 बार कॉल आ रही है सुबह सुबह ही। तो देखिए क्या कह रहा है कि दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण अलग हो सकते हैं। ठीक है, दाल हुई, चावल वावल हुए, इनको भी हम धोएंगे तो इनके कुछ पोषक तत्व जो है वो बह जाएंगे। अब इसके अनुसार तो नहीं धोना चाहिए, लेकिन इतनी गंदगी रहती है यार, मतलब कि उनमें कुछ कीटाणु वगैरह भी चलते रह हैं, मकड़ी घूमती रहेंगी, तो धोना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, बिना धोए नहीं खाया जाता, बहुत गंदगी रहती है। तो अब ये पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और इसे पचाने में आसानी होती है। ठीक है, अभी मैंने कहा कि अच्छे से पचेगा तो शरीर को लगेगा भोजन। तो वो ये चीज़ कह रहा है कि पकाने से भोजन का स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ उसे पचाने में भी आसानी हो रही है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन को पका अत्यधिक जल का प्रयोग किया जाए और उसे फेंक दिया जाए तो जल के अंदर सभी लाभदायक चीज़ें चली गई, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूछा गया है, मुझे नहीं पता, हो सकता है पूछा गया हो, लेकिन यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गर्मी से आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है। विटामिन सी है। विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी हमारे जो खट्टे फल होते हैं उनसे मिलता है, शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। ठीक है, क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बिल्कुल सही होगा, कच्ची सब्जियां वगैरह,
ठीक है। इसने एक उदाहरण दे रखा है कि कोई एक जो है भोजन के क्या ये उदाहरण दे रखा है कि यू एक चिंटू है, यू सिर्फ वसा युक्त भोजन, वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ही कर रहा है, क्या इसके शरीर को ऊर्जा मिले। तो इसने क्या करा, खूब समोसे, चाउमीन, बर्गर, मोमोज फोमोज सब चीज़ खाई और ये फूल गया, गेंद सा हो गया, देखो, ठीक है। तो ये चीज़ तो इसने इसमें इस पैराग्राफ में ये समोसा, पूरी, मलाई, जलेबी, रबड़ी, पेड़ा वगैरह वगैरह खाए, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या वह ठीक था? निसंदेह इतना अधिक वसायुक्त भोजन हमारे खाना हमारे लिए उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखो, बीमारियां भर जाएंगी शरीर के अंदर, हानिकारक हो सकता है भोजन। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। तो ये भी क्वेश्चन बन सका है कि मोटापे का कारण वसा, ठीक। अब युवा आ गया भाई, अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग ये कौन से रोग हो रहे हैं भाई? एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी एक विशेष पोषक की कमी हो जाती है, बस इसे ही कह लो तुम अभावजन्य रोग। अब वो डेली उसी तरह का खाना खा रहा है, यदि कमी लंबी अवधि तक रहे तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। अभावजन्य रोग मतलब कि यू चिंटू है, इसने खाना खाया, बढ़िया बढ़िया खाना खाया, लेकिन उस खाने में इसने जो खाना खा रहा है उसके अंदर सब पोषक तत्व हैं, लेकिन कोई एक, मान लो कोई विटामिन बी उसमें नहीं है, विटामिन बी नहीं है, बाकी सब चीज़ है उसके अंदर। अब वो डेली से, तो लंबे समय तक जब विटामिन बी की कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से जो उसके शरीर को जो रोग, जो बीमारी लग जाएगी, वह रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं, ठीक है। यूँ चिंटू ने खाना खाया और इसमें कोई एक पर्टिकुलर विटामिन या किसी एक पोषक की कमी हो गई और लंबे समय तक वही खाना खाता रहा, तो उसी की कमी चलती रही, उसकी वजह से जो उसके शरीर में रोग बन गया, उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा, उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, छोटा रह जाएगा, पतला रह जाएगा, चेहरे में सूजन, बालों के रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां, पेचिश आदि। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह रुक जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी और बहुत दुबला पतला सा वो व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। चलने में भी असमर्थ हो जाएगा, इतना कमज़ोर हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। जो हमारे इसने यहाँ वही चीज़ बोली है, एक समरी टाइप की। हमारा पार्ट ख़त्म हो गया है शायद, इसके बाद में कुछ रहा नहीं है, एक टेबल बची है, वो मैं बताऊँगा आपको। इसने वही बोला है कि भाई जो विटामिन है, खनिज लवण वगैरह हैं, उनको अगर हम कंटिन्यू हमारे शरीर में उनका अभाव रहेगा तो हमारे शरीर में रोग हो जाएंगे, ठीक है। इस अध्याय में हमने यही पढ़ा। या के बाद ये टेबल है, इसे देख लेते हैं। विटामिन ए, जो रेलवे वगैरह का एग्ज़ाम है, ठीक है, अभी रेलवे फेलवे के एग्ज़ाम आ रहे हैं और काफ़ी सारे एसएससी फैसएससी के, तो उसमें ये पूछ सकते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दृष्टिहीनता, क्षीणता। दृष्टिहीनता मतलब आँखों के लिए विटामिन ए महत्वपूर्ण है। विटामिन बी वन मतलब बेरी मतलब पेशियाँ दुर्बल हो जाती हैं, मांसपेशियाँ, और ऊर्जा की कमी हो जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होना। विटामिन डी हड्डियों के लिए मजबूत होता है, ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से अस्थियाँ मुलायम हो जाएंगी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग मतलब कि मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ और दंतक्षय, हड्डियाँ मजबूत नहीं होंगी, कमज़ोर अस्थियाँ और दंतक्षय। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग या गॉइटर, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता। लोहे की कमी से अरक्तता, इससे क्या है, कमजोरी आएगी। लोहा मजबूत होता है, लोहे की कमी होगी तो कमजोरी आ गई, तो मजबूत नहीं रहेंगे मतलब कि कमजोरी आ जाएगी हम में, ठीक है। ख़त्म पार्ट। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन। बाकी यदि कोई कमी रह गई हो तो तुम कमेंट में लिख के बता दिया करो
और मैं उसे सुधारने की ज़रूर पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।